Hello students, in previous video we have talked about the fundamental rights. Now we'll talk about directive principles of state policy. In short we can say these DPSP. जो ये प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में सेट किए गए हैं और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं, यानी कि आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के फीचर्स। It denotes the ideas that states should keep in mind while formulating policies and enacting laws. यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक तरह से डायरेक्शन से आइडियल है जो स्टेट को देती है। स्टेट जब भी कोई पॉलिसी इनेक्ट करता है या फिर लॉ कोई इनेक्ट करेगा तो उन्हें किन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखना है। ये डिनोट करता है कि किस तरह से जो पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स होंगे वो किस तरह से होंगे। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस से पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को दिखाता था। इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके लिए इंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जब वो लॉ और पॉलिसी बनाते थे तो वो इस चीज़ को ध्यान रखते थे। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमारी जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनके अंदर क्या है। उनके अंदर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं जो मॉडर्न और डेमोक्रेटिक स्टेट को कॉम्प्रिहेंसिव शो करता है। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिबल इन नेचर। जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिबल है नेचर से। अगर जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वोल्यूशन होता है या फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट नहीं होते तो पर्सन कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो बाय द वे कोई भी स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड मैनी अ टाइम्स दैट इज़ डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिटरमाइन करना है, पता लगाने की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या नहीं, ये अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस वर्क करती है या नहीं। इफ़ अ कोर्ट फाइंड्स, यदि कोई भी कोर्ट ये पाया जाता है कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वोल्यूशन करता है ना, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी होने से बचाया जा सकता है क्योंकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, तो उसे रीजनेबल कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। The 42 Amendment Act of 1976 added some responsibilities of citizens to our constitution called fundamental duties। यानी कि जो 42 अमेंडमेंट था 1976 का उसमें सिटीजन्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। यानी कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मिले थे उसी तरह से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थी। राइट एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड। जो आइडियाज़ जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आइडिया बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वॉज टू रिमाइंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये एक तरह से रिमाइंडर था सिटीजन्स के लिए कि जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसी तरह से आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको ओबलाइज करना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1976 के 42 अमेंडमेंट्स में हुई थी। अब बात करते हैं हमें कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। वी हैव 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू अबाइड बाय द रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, उसकी रेस्पेक्ट करना है और उसके जो भी सिंबल्स हैं जैसे नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उनको भी हमें रेस्पेक्ट करना है। टू चेरिश एंड इन फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो भी नोबल आइडियाज़ थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जो भी जिन लोगों के भी नोबल आइडियाज़ थे उन्हें हमें फॉलो करना है और चेरिश करना है, इंजॉय करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। दूसरी, हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है हमारे इंडिया में उसे प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है और दूसरे जब भी हमारी देश को हमारी ज़रूरत हो तो हमें नेशनल सर्विस
रेंडरली प्रोवाइड करना है जब भी उसे ज़रूरत हो। टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमें ब्रदरहुड को, भाईचारे को प्रमोट करना है और दूसरे औरतों की डिग्निटी को भी एस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, हमारी जो भी इंडिया की रिच हेरिटेज है, विरासत है, उसे प्रिजर्व करना है, संरक्षित करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरी हमें जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, उन सभी को भी प्रोटेक्ट करना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी, दूसरी हमें साइंटिफिक टेम्पर को भी डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है और उसकी जो हम स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उसे भी डेवलप करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दूसरी हमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेफगार्ड करना है और उन्हें वॉयलेंस होने से बचाना है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी हमें सभी उसमें जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उन सभी में हमारी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनमें अच्छे से अच्छा एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दें। इस तरह से अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इट।